Anna. So the next speaker we have is the second last speaker we have is Dr. Ajay Kumar Singh. He'll be speaking on the indigenous solutions of current socio-economic problems. He's an assistant professor, Central University of Jammu. His area of interest are Buddhist studies, comparative religious studies, diaspora and transnational cultural studies, and communication. He has written two books titled Jatak Palli Volume 1 and various aspects of Pali language and literature. And one prominent thing about him is that he is well versed in seven languages, that is Hindi, English, Sanskrit, Pali, Prakrit, Spanish, and Chinese. So we are privileged to have you with us, sir. Over to you. Thank you. आवाज आ रही है आपको हमारी? हेलो, जी सर, जी सर, आप audible नमस्कार। मैं सबसे पहले तो डॉक्टर पंकज मिश्रा, हमारे अग्रज डॉक्टर पंकज मिश्रा जी को, आप राहुल जी आपको, दीपक जी को और इस कार्यक्रम के सभी स्पीकर्स का और जितने लोग हमें सुन रहे हैं उन सभी का स्वागत करता हूं और इस इनिशिएटिव के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि आपका ये इनिशिएटिव बहुत ही अच्छा है और इसके माध्यम से जिस तरह से आपने इस वेबिनार को आयोजित किया है ये बहुत ही सराहनीय है। काफी से चूंकि बात कहते हैं ना, बोलने के क्रम में बाद में होने के कारण कई बार बहुत सारी बातें प्रीवियस स्पीकर्स के द्वारा कह दी गई हैं। तो एक तो चूंकि हमारे यहाँ नेट की कनेक्टिविटी स्लो है, मैं अपनी बात ऑडियो पे ही रखूंगा क्योंकि यहाँ से वीडियो और ऑडियो दोनों एक साथ करने में शायद प्रॉब्लम आएगी। J&K में 2G की स्पीड है तो मैं वीडियो ऑफ ही रखता हूँ। तो मैंने अपना टॉपिक रखा था इंडिजिनस सॉल्यूशंस ऑफ करंट सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो सारी जो बातें हो रही हैं उसमें मूल यही है कि स्वदेशी, स्वावलंबी और आत्मनिर्भर समाधान क्या होंगे हमारे इस जो कोविड के कारण जो ये पूरी दुनिया में क्राइसिस आया है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी आत्मनिर्भर भारत की बात की है और कहीं ना कहीं सबसे मूल में जो हमारी व्यवस्था में रहा है वो है हम नॉलेज सीकिंग सोसाइटी के लोग हैं। हमारे यहाँ ज्ञान की पिपासा ज्यादा महत्वपूर्ण रही है रादर देन बाकी भौतिक चीजों की पिपासा के बजाय। तो हम ज्ञान आधारित व्यवस्था का हिस्सा रहे हैं और ज्ञान उसके मूल में रहा है और उस ज्ञान के पाने के क्रम में हमारी जो पूरी परंपरा रही है उस परंपरा में आप देखेंगे तो कहीं भी चीजों को अलग अलग बांट कर नहीं सीखा गया। तो मेरा एक ये भी आग्रह रहेगा कि हम जब भी इस पोस्ट कोविड कैसे जो चैलेंजेस हैं उनको कैसे रिजॉल्व करेंगे, तो मेरा मानना है कि हमें सबसे पहले तो हमारे जो भारतीय ज्ञान परंपरा रही है उसी के आधार से हमें सीखना होगा कि हम चीजों को अलग अलग बांट के डिवाइड करके सेक्ट्स में, सोशल ग्रुप्स में और कई चीजों में जो हम बांट के कोशिश करते हैं चीजों को सॉल्व करने की, तो नहीं हो पाता। और जो भी कुछ सोल्यूशन हम लेके आएंगे उसमें सबसे पहले हमें जो लोकल नॉलेज है, क्योंकि हमारी पूरी जो परंपरा है वो भी जो लोकल नॉलेज रहा है, जो मतलब जिसको कह रहे हैं स्थानीय ज्ञान, जो हमारा लोक का ज्ञान है, जो आपके परंपरागत ज्ञान है, उसी ज्ञान के माध्यम से भारतवर्ष हमेशा से सर्वश्रेष्ठ रहा है और इस महामारी के दौर में भी हम इसका सामना बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हम उसके इसेंस को समझेंगे, जो सार तत्व है भारतीय ज्ञान परंपरा का, क्योंकि भारतीय ज्ञान परंपरा इसमें विश्वास करता है कि जितने भी धाराएं, विचारधाराएं, इवन रिलीजन्स जितने हैं, सबका जो इसेंस है वो एक है। तो हमें ये हमारी परंपरा का हिस्सा रहा है। तभी अभी एक चर्चा आई थी जिसमें बताया गया था कि पंकज सर ने कोई चारवाक, इसीलिए तो हमारे यहाँ चारवाक से लेके महात्मा बुद्ध और महावीर जैन सबके संवादों को महत्व दिया गया और उनकी बातों को उतना ही ऊंचा स्थान दिया गया जितना किसी और विद्वान या हमारे स्कॉलर्स रहे उनको। तो सबसे मेन है कि हमें इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे जो कुछ भी करें उसमें डोमेस्टिक, नेटिव और एंडेमिक, इस चीज का विशेष ख्याल होना चाहिए कि वो कितना स्थानीय है, जो भी कुछ व्यवस्था हम बनाने जा रहे हैं। और सबसे मेन देखिए, अभी जितनी चर्चा हुई, हम गरीब लोगों की जो सड़क पे हैं, जो परेशानी का सामना कर रहे हैं, उनकी बातें हो रही हैं।
जो लोगों की इंडस्ट्री के मालिक हैं उनकी बातें हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो रीढ़ है इस पूरी व्यवस्था का, यानी मिडिल क्लास, उसकी बातें नहीं हो रही हैं। तो मेरा मानना है कि मिडिल क्लास, क्योंकि अगर हम मिडिल क्लास का ध्यान नहीं रखेंगे तो जो लोअर मिडिल क्लास है वो गरीबी की तरफ जाएगा, और जब वो गरीबी की तरफ जाएगा तो ये व्यवस्था की जो रीढ़ है वो चरमरा जाएगी, और जब वो व्यवस्था की रीढ़ पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है सरकार के लेवल पे भी और हम सबको जो भी हम प्रयास कर रहे हैं, उन हमारे जो भी विचार आ रहे हैं उन विचारों में भी उनका ध्यान रखा जाना चाहिए। और जो ये कोरोना की समस्या पैदा हुई है, इस समस्या से दो जो मूलभूत परेशानियां हम सबके सामने दिखती हैं, जो मुझे दिखती हैं, एक तो इसमें सोशल ट्रस्ट कम हो रहा है और इकोनॉमिक क्राइसिस, दो चीजें सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट हैं। तो ये जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात की गई थी, उसमें सोशल ट्रस्ट जो कम हो रहा है, हमें ये देखना होगा वो क्यों कम हो रहा है, उसको कैसे ठीक किया जाए। क्योंकि मैंने इसीलिए शुरू में कहा कि हमारी ज्ञान आधारित परंपरा में हर किसी के विचार का सम्मान होता रहा है। तो इसलिए कहीं हम ऐसा ना हो जाए कि इस महामारी के परिणाम स्वरूप एक अलग तरीके का क्राइसिस देखें, जिसमें लोगों के बीच इतना दुराव हो जाए कि उनको फिर एक साथ लेके चल पाना, जो हमारी विविधता में एकता का जो हमारा स्वरूप रहा है, वो ना बिखर जाए। और जो ये साथ ही साथ रिवर्स माइग्रेशन भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों से भी हो रहा है, और विदेशों से भी आने वाले टाइम में आपको दिखाई देगा। अभी तो कम है, लेकिन आप आगे देखेंगे कि वो भी माइग्रेशन तेजी से होगा। ऐसे में हमें लगता है अभी जो डेटाज आए हैं उसको भी एक बार ध्यान से देखा जाना चाहिए, क्योंकि जब भी हम कोई आगे की पॉलिसी या सोल्यूशंस खोजेंगे, अभी जो रिसेंटली CMII का जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का डेटा है, उसमें अभी आया है कि 12 करोड़ के आसपास लोग इस दौरान बेरोजगार हो गए हैं। अभी और इससे ज्यादा लोगों को के बेरोजगार होने की संभावना है। ऐसे में स्वास्थ्य, शिक्षा, न्यूट्रिशन और आपका इवन कम्युनिकेशन भी कैसे फ्रैक्चर्ड वे में हो रहा है, इसमें अभी हमारे प्रीवियस स्पीकर ने एक आध किसी की चर्चा भी की। मैं नाम लेने से बचता हूं, मुझे लगता है नाम की बजाय जो उनके द्वारा अगर कोई गलती है, गलती को उजागर किया जाना चाहिए। और जो है कि हमें, तो मैं मेनली 5-6 मुद्दों पे अपनी बात रखूंगा, और वो कैसे उसका आधार हमारी अपनी ज्ञान परंपरा या हमारा व्यक्तित्व निर्माण का जो भारतवर्ष का अपना एक तरीका रहा है, उससे कैसे हम रोजगार को, प्रौद्योगिकी को, स्वास्थ्य को, शिक्षा को, हमारे नागरिकों को और इंफ्रास्ट्रक्चर को, और साथ ही साथ खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण एवं जो आपकी परिस्थितिकी है उसको कैसे हम मेंटेन कर पाएंगे। क्योंकि अब जो दुनिया का जो स्वरूप हमारे सामने निकल के आ रहा है ना, इसमें कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि ये पूरी तरीके से कोविड से पहले का दौर और कोविड से बाद का जो दौर है, इसमें एकदम बिल्कुल बदलाव हुआ होगा। इसलिए हम जो लोग इस बात को बार बार कहते हैं, मैं उनसे थोड़ा सा असहमत हूं। मेरा मानना है कि हम जिस तरह अभी बातचीत, यहां तो नहीं, बाकी जगहों पे जो बातचीत हो रही है, वहां पे कहीं ना कहीं कुछ मुद्दों में मैं देख रहा हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जैसे ये परेशानी थोड़ी कम होगी या इसका कोई सोल्यूशन आ जाएगा, हम वापस वही जीवन शैली, पर्यावरण को नुकसान करने की वही तरीके, नदियों को बर्बाद करने के वही तरीके, वही भेदभाव, वही श्रमिकों का शोषण, जातिवाद, कट्टरता, सांप्रदायिकता और लैंगिक हिंसा में दोबारा जो ये नियो बार्बरिक सोसाइटी जो बन गई, कहीं ना कहीं प्रकृति ने हमें ये समझाया है। क्योंकि हमने जो ये एंथ्रोपोसेंट्रिक मॉडल अपनाया, जहां पे मानव को केंद्र में रखा और मानव को हमने इस प्रकृति का मालिक बना दिया, हमें उस विचार को भी बदलना होगा और ये मान के जो हम चलना होगा कि इस प्रकृति की हम एक बहुत छोटी सी कृति है, और जितनी भी कृतियां इस प्रकृति में, जितने भी क्रिएचर है, सबका बराबर सम्मान करना पड़ेगा। तभी जाके हम इस त्रासदी से या इस व्यवस्था के बाद जो आने वाली व्यवस्था वो और बेहतर और सस्टेनेबल बना पाएंगे। तो मैंने जो कुछ मुद्दे, मुझे लगता है कि संक्रमण काल के बाद हमें एक तो सबसे जरूरी होगा कि उद्योग और उत्पादन की व्यवस्था में बदलाव लाना होगा, उपभोक्ताओं के व्यवहार में बदलाव भी लाना होगा। साथ ही जो हमें ना ऐसी पॉलिसी बनानी होगी कि जो मजदूर वापस अपने गांव चले गए हैं, वहां गांव में जीविका के साधन कैसे
बनाए जा सकते हैं, उस विषय में हमें सोचना होगा। और बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य की जो मांग बढ़ेगी वो कैसे प्रोवाइड की जाएगी, उसमें हमारा जो ट्रेडिशनल मेडिसिन का नॉलेज रहा है वो कैसे प्रभावी होगा, जैसे योगा और मेडिटेशन। मैंने इस दौरान यूरोप के बहुत सारे प्रोफेसर से बात की है और वो सब भारत की तरफ देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं तो हम पहले मॉडल अपने यहां तो लगा, कहते हैं ना कि अगर आप दुनिया को कुछ देना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी शुरुआत हमें अपने यहां से करनी पड़ेगी। तो एक तो ये चीज है। नए भारत के निर्माण में हमें कहते हैं नीतियों की प्रक्रिया बनाते समय विकेंद्रीकृत व्यवस्था, जिसमें कि हर एक जिले की क्या पहचान है, उसकी क्या क्षमता, उसके वहां क्या संसाधन है, उन संसाधनों, क्षमता और उस पहचान के आधार पे सबसे पहले उस जिले की व्यवस्था में उसका उपयोग किया जाना चाहिए। उसके बाद जो सरप्लस होगा उसको फिर देश के अन्य हिस्सों में और बाकी जगह ले जाया जाना चाहिए। ऐसे जो आजीविका और रोजगार के है उसमें जो ये मुझे लगता है कि 5 करोड़ के आसपास मजदूर अपने रिवर्स माइग्रेशन के तहत वापस जाएंगे, तो हमको दोबारा से, जो दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी कहा था, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री की बात करते थे और लास्ट इंसान के डेवलपमेंट तक की बात करते थे, उसमें हमें दोबारा से कृषि व्यवस्था को, हथकरघा उद्योग को और फॉरेस्ट रिलेटेड जो चीजें हैं उनको प्रमोट करना होगा और उन संभावनाओं की मैपिंग और उसका विकास करना पड़ेगा। मनरेगा को हमें कृषि से जोड़ना होगा और कृषि उत्पादों की जो उत्पादकता में बहुत ज्यादा पैसा खर्च होने लगा था, जिससे किसान भी गांव छोड़ के शहर आ रहा था, तो उसका कैसे उत्पादन की लागत कम होगी, हमें लगता है उस दिशा में भी हमें सोचना होगा। तभी जाके एक संतुलित विकास की मॉडल तैयार करना होगा। और हम चूंकि प्रौद्योगिकी की अभी जो ये चर्चा चली, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि हम इस प्रौद्योगिकी के माध्यम से ही इतने अच्छे विषय पे ये चर्चा हो पा रही है, लेकिन इस तकनीकी को हमें एक तो ब्लेंडेड वार्ड में एकदम तकनीकी पे आधारित नहीं होना पड़ेगा, ये देखना होगा। क्योंकि इस दौरान मैंने देखा है, विश्वविद्यालय का असिस्टेंट डीन स्टूडेंट वेलफेयर होने के नाते हर छात्र से बात करने का भी अवसर मिलता रहता है विभिन्न विषयों के, तो मैंने देखा है कि उनकी स्थिति और परिस्थितियों का ध्यान में रखते हुए इसको रोजगार के साथ जोड़ना होगा। ऐसी कोशिश करनी होगी कि कहीं ये रोजगार छीन न ले, इसकी बजाय ये कैसे रोजगार देने में सक्षम होगा उसकी तरफ। जैसे कि हमारे आप में से बहुत से युवा साथी जो यहाँ सुन रहे हैं, शिक्षा को भी मैं जोड़ देता हूं इससे, तो ऐसे में अगर यही व्यवस्था, जैसे हम इस प्लेटफॉर्म पे चर्चा कर रहे हैं, अगर आने वाले समय में हम इन तकनीकियों के उपयोग से जो बच्चे, जो लोग नहीं एजुकेशन अवेल कर पाते थे, ऐसे लोगों को एजुकेट करने के प्लेटफॉर्म्स बनाए और किसी इंस्टीट्यूशन के साथ एफिलेट करें। जैसे राहुल जी, दीपक जी, पंकज सर, आप लोगों ने गौहर संस्था किसी एक क्षेत्र विशेष में जहां शिक्षा की परेशानियां, यहाँ के माध्यम से कोर्सेज भी चलाएं और वो कोर्सेज को सरकार की तरफ से ये होना चाहिए। बाकी हमारी परंपरा में जो स्वाध्याय का एक काफी महत्वपूर्ण स्थान रहा है, तो उसको भी हमें देखना है कि कैसे पब्लिक हेल्थ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। खाद्य सुरक्षा के लिए किसान की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना होगा और साथ ही साथ जो मतांतर है उसकी बजाय हमें राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि वाले ख्याल पे जाना होगा। हमें कोई भी अप्रिय बात, अप्रामाणिक आरोप, तथ्यहीन निंदा और असंतोष और अवसाद फैलाने वाले लोगों से बचना होगा। ऐसे लोग बहुत है और खासकर इंटेलेक्चुअल्स में ऐसे लोग की बहुतायत होती है जो निगेटिविटी फैलाने में ज्यादा समय, और ये अवसर बिल्कुल नहीं है नकारात्मक बातों का। यहां से सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक मुद्दों पर, और हमें जिन मूल्यों का विकास करना होगा उसमें समरसता का मूल्य, विवेक, कैसे लोगों का ज्ञान बढ़े, कैसे उनमें कर्तव्य बोध हो, कैसे उनमें चैरिटी का भाव आए, कैसे उनके अंदर डिसिप्लिन डेवलप हो, कैसे वो जितनी जरूरत है उतना ही खर्च करें, उससे ज्यादा हो तो वो दूसरों के परेशानियों को दूर करने में उपयोग करें, भाईचारे की भावना हो और सहिष्णुता का भाव डेवलप हो। ऐसी जब हम कोशिश करेंगे तभी जाके मुझे लगता है। और एक तीसरी चीज जो मैं संविधान को लेकर, देखिए संविधान हमने बहुत अच्छा बनाया, लेकिन अब जरूरत है कि उस संविधान को कैसे लोग आत्मार्पित कर, हेलो, कैसे
संविधान को कैसे लोग उस संविधान को आत्मार्पित करें और अंगीकृत करें, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं ताकि एक एक सिटीजन उसके मूल आत्मा को समझे और उसके अनुसार अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन पे भी ध्यान दे, रादर देन सिर्फ हमारे राइट्स क्या है। राइट्स की बहुत चर्चा होती है लेकिन ड्यूटीज पे उतना ध्यान और उतनी समझ भी नहीं रही है, तो उसका भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। क्योंकि और तीसरी चीज इस पूरे पेंडेमिक से जो निकल के आई है कि सबसे पहले तो जरूरी यही है ना कि हमारा शरीर स्वस्थ होगा तभी हम समाज को, देश को, दुनिया को कुछ दे पाएंगे। इसके लिए हमारे यहाँ उपनिषदों में भी कहा गया शरीर माध्य खलु धर्म साधनम, क्योंकि आप जितने कर्म, जितने धर्म करना चाहते हैं उसके लिए शरीर का स्वस्थ होना जरूरी है। तो शरीर के स्वास्थ्य के लिए आपको कुछ नैतिक, सामाजिक नैतिकता का पालन करना होगा और कुछ व्यक्तिगत नैतिकता का पालन करना होगा, जिनको हमारे यहाँ यम और नियम कह के बताया गया है। तो मुझे लगता है कि हमें अहिंसा, यानी किसी के मन, कर्म और वचन से अहिंसा की भावना रखते हुए कोई काम नहीं करना, साथ ही सत्य बोलने का प्रयास भी करना है, चोरी की भावना से बचना है, और जो ब्रह्मचर्य का हमारा कॉन्सेप्ट है, ये सब सामाजिक नैतिकता के नियम है जिसको हमें अब अपनाना होगा। और अगर हम नहीं अपनाएंगे तो चाहे हम कितनी भी बातें कर लें, मुझे लगता है हम इससे भी बड़े क्राइसिस में जाएंगे। इसलिए ब्रह्मचर्य में आप अपने जो फिजिकल लेवल पे तो जो करना है वो करिए, साथ ही साथ उसमें जो एक ये है कि जिसको भी आप मानते हैं उसके साथ खुद को आत्मसात करिए और जरूरत से ज्यादा नहीं रखने का भाव रखिए। और देखिए जो हमारे नियम बताए गए वो टोटल, जिसकी हम आज चर्चा कर रहे हैं, सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग, जो शौच, जो हमारे नियम है, जिसमें पहला नियम है शौच या क्लीनिनेस, जहां पे पूरा प्रॉपर हमें बताया गया, तो हमें उससे समझना चाहिए कि हमको अपने को स्वच्छ रखना है, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को, साथ ही साथ संतोष की भावना रखनी है। और तप यानी हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बिना हार्ड वर्क के कुछ भी नहीं मिल पाएगा। तो कठिन परिस्थितियों के सामना करने के लिए हमको मजबूत बनना होगा। स्वाध्याय का मतलब अपने शास्त्रों का भी अध्ययन करना होगा और उसका मनन और चिंतन करना होगा, और फिर आप जिस किसी को भी मानते हैं उसके प्रति अपने आप को समर्पित भावना के साथ देखना होगा। देखिए क्योंकि हमने देखा है, हमारे सामवेद में भी कहा गया है, ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमपा धनत, यानी कि ब्रह्मचर्य के तप से तो मृत्यु को जीता जा सकता है, और ये दौर मृत्यु का भय है, और इसको अगर जीतना है तो हमें तप करना होगा, हमें ब्रह्मचर्य का ही पालन करना होगा। क्योंकि अगर हम, और रही बात धर्म का, मतलब यही होता है, हर व्यक्ति का अपना स्वधर्म है, राजधर्म है, देश के प्रति धर्म है, उन सारे धर्मों की बेहतर समझ होगी, नहीं तो राजा या जो आपका शासन चलाने वाले हैं वो भी धर्मनिष्ठ नहीं रहेंगे, प्रजा यानी हम लोगों का भी धर्मनिष्ठ होना नहीं। तो अभी जो टिड्डियों की बात की गई थी, इसको लेकर तो हमारे यहाँ एक श्लोक है कि अतिवृष्टि अनावृष्टि सलभा मुस्का सुका स्वचक्रम पर चक्रम च सप्तैता इत्यमृत, यानी ये टिड्डी, चूहे, जो मैं आपको बस जी सर 2 मिनट में अपनी बात, जी सर 1-2 मिनट में कंक्लूड कीजिए। बिल्कुल सर, मुझे लगता है पंकज सर आपके व्यक्तित्व से भी हमने बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि जो हमारी परंपरा रही है वो आप जीते हैं। जैसे हमारे जो कला की परंपरा रही है, आपको मैंने परफॉर्म करते हुए भी देखा है, तो वो जरूरत है आज व्यक्तित्व निर्माण में, हमने उसको पूरी तरीके से काट दिया है। बाकी सारी बातें जैसे कहा गया था, सात संग छत्वम संग वदध्वम, इसकी चर्चा भी हो चुकी है। तो हमें लगता है कि हमें सनातन का मतलब ही यही है कि जिसमें हर कोई धारा और विचारधारा को पूरा स्पेस मिलता रहा है, और हमको वैसा ही बनना होगा जो हमारे दार्शनिक, संत, साहित्यकार और वैज्ञानिक रहे हैं, उनके योगदान। जैसे आप देखिए, अगर आपको नीतिगत जीवन जीना है, नीतिगत समाज बनाना है, तो चाणक्य को जानना जरूरी है। अगर आपको दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक तौर तरीकों को और बेहतर समझ चाहिए तो आपको पतंजलि और पाणिनि को समझना होगा। और अगर हमारी पूरी परंपरा ही वैज्ञानिकता पर आधारित है, क्योंकि यहाँ इवोल्यूशन है, क्योंकि यहाँ हर नए विचार को सम्मान दिया जाता रहा। उसमें आपको पिंगल, बाघभट्ट और जीवक जैसे जो हमारे बड़े विद्वान रहे, उन सब बिना अगर हम अपने रूट्स को नहीं जानेंगे, तो ये बेहतर मौका मिला है हमको घर पे रहते हुए इसको समझने का। और मुझे लगता है एक जो लास्ट लाइन मैं बोलूंगा कि इस दौर में हमको अब ये भी निर्धारित करना होगा कि इस
दौर के बीतने के बाद या इस दौर ऐसे ही दौर के साथ जीने की जो व्यवस्था बनाने जा रहे हैं, उस व्यवस्था में हमें कहीं ना कहीं एक जो सबसे जरूरी काम करना होगा वो ये करना होगा कि अब ये निर्धारित करना होगा कि कौन सी चीजों के लिए हमें कहीं जाना पड़ेगा, कौन सी चीजें घर से हो सकती हैं। अगर हम ये ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है और स्वदेशी, स्वावलंबी और आत्मनिर्भर व्यवस्था की तरफ हमें बढ़ना होगा। दूसरे की जो मेथोडोलॉजी है उसके आधार पे अगर आप सस्टेन करने की कोशिश करेंगे तो नहीं हो पाएगा, ऐसा मेरा मानना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मौका देने के लिए पंकज सर आपका और आयोजकों का धन्यवाद करना चाहूंगा। और मुझे बहुत अच्छा लगा, कई वर्ष 2-3 वर्षों बाद पंकज सर से रूबरू होने का मौका मिला है। थैंक यू सो मच।